गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब MS टीम एजुकेशन में। आज हम लोग एक क्लास 11वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, जिसका नाम है समूचे यानी सेट। तो पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। एक एक पॉइंट को हम विस्तार से समझेंगे। हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बस आप लोग पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेट, समूचे यानी समुच्चय है क्या, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। यानी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। यानी हम एक उदाहरण लेंगे, सप्ताह के दिनों का संग्रह। यानी जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उनका संग्रह हमारे लिए जो होता है वही आपके लिए होगा। ये नहीं है कि हमारे लिए आज मंडे है तो आपके लिए संडे है। अगर ऐसा है तो वह आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ये ध्यान देने की बात है। संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब ये होता है कि जो हमारे लिए कलेक्शन हो वस्तुओं का वही कलेक्शन आपके लिए हो। जैसे हमने एक उदाहरण दिया है सप्ताह के दिनों का संग्रह। जैसे कोई कह सकता है कि विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, क्या यह एक समुच्चय हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं सकता है। कारण इसका यह है कि हमारे लिए 5 बल्लेबाज कोई और प्रतिभाशाली हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है। तो यह आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसको हम सेट नहीं बोल सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। सेट को हमेशा मझौले ब्रैकेट में लिखते हैं, इतना याद रखिएगा। और इसे अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। और सेट के अंदर स्थित अवयव को अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, यानी A, B, C, D। ये हुआ हमारा समुच्चय। पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। समुच्चय का उदाहरण हो गया सप्ताह के दिनों का संग्रह। समुच्चय को हमेशा मझौले ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे अल्फाबेट के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय में स्थित अवयवों को अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है समुच्चय निरूपित करने की विधियां। समुच्चय निरूपित करने की विधियां, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। समुच्चय निरूपित करने की विधियां 2 होती है। पहले विधि का नाम है रोस्टर या सारणी विधि। इसको पहले देख लेते हैं। रोस्टर या सारणी विधि को हम कैसे लिखते हैं समुच्चय में, तो इसके अंतर्गत मझौला ब्रैकेट बनाते हैं। सभी अवयवों के बीच में, किन्हीं 2 अवयवों के बीच में और विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें लिखना है सम संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6, 8 और 10। 2 से लेकर 1 से 10 प्राकृतिक संख्याओं, सम संख्याओं का समुच्चय लिखना हो तो रोस्टर या सारणी विधि में उन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। अगर हमें समुच्चय निरूपित करने की 2 विधियों में से दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या उसे समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। तो इसी चीज को इसमें कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसे भी हमने पहले कहा था कि हमेशा समुच्चय को मझौले ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, तो यहां भी मझौले ब्रैकेट में लिखेंगे, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। इसमें लिखते हैं x सच डैट x एक सम
समप्राकृत संख्या है जहां x इज लेस देन इक्वल 10। ये हमारा हो गया प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रोस्टर या निर्माण विधि द्वारा। इसमें प्रत्येक अवयव को लिखना अनिवार्य होता है। किन्हीं दो तत्वों के बीच अविराम का प्रयोग करते हैं और उसी चीज को समुच्चय निर्माण रूप में x सच डैट x एक समप्राकृतिक संख्या है जहां x इज लेस देन इक्वल 10। जो x है वह 10 से छोटी सम संख्या है। तो ये रहा समुच्चय निरूपित करने की विधि। समुच्चय निरूपित करने की दो विधि होती है। हमने देखा पहली विधि का नाम है रोस्टर या सारणी विधि, दूसरी विधि का नाम है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप जो है यह इसमें एक विशेष प्रकार का गुण होता है। इसमें सभी तत्वों को नहीं लिखा जाता है, लेकिन रोस्टर या सारणी विधि में सभी तत्वों को लिखा जाता है। हमें यह दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए सवाल आएंगे। आपको सवाल मिल सकते हैं, क्वेश्चन मिल सकते हैं कि रोस्टर या सारणी विधि में क्वेश्चन दिया रहेगा तो कह सकता है कि उसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। चाहे समुच्चय निर्माण विधि में सवाल दिया हो तो आपसे कह सकता है कि इसे पुनः रोस्टर या सारणी विधि में बदलिए। तो यह हम ध्यान देंगे। आगे हम पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग आगे अगला पॉइंट जो हमारा है समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। तो इसके बारे में जानते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हमें प्रकार समझ में नहीं आया तो हम चैप्टर 1 के 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 1.2 को हल करने के लिए हमें इसके प्रकारों को समझना बेहद ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिए। तो पहला प्रकार होता है रिक्त या खाली समुच्चय। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिक्त या खाली समुच्चय, इसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। रिक्त या खाली सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव न हो, एक भी वस्तुओं का कलेक्शन न हो तो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय। इसे हमेशा फाई से प्रदर्शित करते हैं या केवल मझौला कोश बना करके हम छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ काफी कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि मझौला कोष्ठ बना करके उसमें हम फाई लिख देते हैं और इसे बोलते हैं कि यह हमारा रिक्त समुच्चय है। ऐसा आप कतई मत करिएगा, आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। या तो आप रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करना हो तो आप केवल फाई का प्रयोग करेंगे, नहीं तो मझौला कोष्ठ में विदाउट एलिमेंट यानी कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। ये हमारा सही है, न कि ये। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों हमारा सही नहीं है। ये रिक्त, ये और ये दोनों हमारे रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा गलत है। तो अगला जो हमारा है देखते हैं। अगला जो प्रकार होता है वो होता है सिंगल सेट यानी एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, सिंगल सेट। सिंगल सेट क्या होता है? तो जिस प्रकार हमने पढ़ा कि रिक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें एक भी अवयव उपस्थित न हो, लेकिन एकल समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो उन्हें कहते हैं एकल समुच्चय। जैसे इसको हम लिख सकते हैं सेट A इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जहां x is greater than x। ये देख लेते हैं हम लोग। सेट A बराबर x सच डैश x एक प्राकृतिक संख्या है
जिसमें x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 5। अगर इसमें हम देखेंगे जो x है वह 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, अर्थात x बराबर 4। इसमें देखा जा रहा है केवल एक तत्व हमको मिल रहा है, तो इसलिए एक तत्व मिल रहा है तो इसे हम एकल समुच्चय बोलेंगे। अगला जो हमारा प्रकार है वो देखेंगे, तीसरा प्रकार है परिमित समुच्चय। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, हमने सबसे पहले पढ़ा रिक्त समुच्चय, इसमें एक भी तत्व नहीं होते हैं। दूसरे पढ़ा एकल समुच्चय, इसमें सिर्फ एक तत्व होता है। परिमित समुच्चय, इसमें एक या दो नहीं होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देना है, ध्यान देंगे तो ये आएगा। परिमित को थोड़ा सा स्पष्ट हम लिख देते हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे, ऐसा सेट जिसमें तत्वों की संख्या सीमित हो, वो चाहे 100 हो या 10 हो या 1 लाख हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बाउंडेशन हो, सीमित हो, उसे हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या सीमित हो, उसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय। जैसे इसको दिखाना हो तो लिख सकते हैं सेट A इक्वल टू x such that 1, इसमें x देख लेते हैं। परिमित समुच्चय का जो एग्जांपल है हमने लिखा है कि सेट A बराबर x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन इक्वल 100। यानी जो इसमें x का मान है वह प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, या 100 के बराबर या 100 से छोटा है। यानी 1 से लेकर के 100 तक के बीच जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनका जो समुच्चय होगा वह एक प्रकार का आपका परिमित समुच्चय होगा। अगला जो हमारा होता है वो होता है अपरिमित समुच्चय। इसमें देख लेते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित न हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उसका हम एग्जाम्पल लिखें तो लिख सकते हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 इज लेस देन इक्वल 100। एक वास्तविक संख्या है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा डाउट ये हो रहा होगा कि इसमें बाउंडेशन है फिर भी सीमित क्यों नहीं है। तो आप याद रखिएगा, हमेशा कंफ्यूज होता है किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्या या पूर्णांकों के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो 1 और 100 के बीच में भी अनंत होंगी, इसलिए इसमें तत्वों की संख्या सीमित नहीं है, इसलिए यह आपका अपरिमित समुच्चय है। अगला देखते हैं, ये होता है समतुल्य समुच्चय। इसको देख लेते हैं। ऐसे दो परिमित समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। पुनः एक बार सुनिएगा, ऐसे दो परिमित समुच्चय को हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं जिसमें तत्वों की संख्या समान हो। जैसे A बराबर A B C, दूसरा हमारा सेट है सेट B बराबर 1 2 3। हम देख रहे हैं कि सेट A भी परिमित समुच्चय है, सेट B भी है, और इसमें तत्वों की संख्या समान है,
इसलिए हम ए और बी को समतुल्य समुच्चय बोल सकते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है समान समुच्चय। तो इसको देखेंगे, समान समुच्चय किसे कहेंगे? समतुल्य और समान में थोड़ा सा अंतर है। समान समुच्चय किसे कहेंगे? ऐसे दो परिमित समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा सेट बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो इन ए और बी को हम समान समुच्चय कहेंगे। जैसे सेट ए बराबर 1 2 3 तथा सेट बी बराबर 2 1 3। हम देख रहे हैं कि ए और बी परिमित समुच्चय है जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है और बी का प्रत्येक अवयव ए मिल रहा है, तो इसे हम समान समुच्चय कहेंगे। थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं समतुल्य और समान में क्या अंतर है। समतुल्य समुच्चय में केवल तत्व समान होते हैं। ये नहीं होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में मिले, बी का अवयव प्रत्येक ए में मिले, बस उनके तत्वों की संख्या समान होती है। लेकिन समान समुच्चय में ए का प्रत्येक अवयव बी में मिलता है और बी का प्रत्येक अवयव ए मिलता है। इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो सेट ए में जो क्रम है तत्वों का वही क्रम बी में हो। क्रम का होना अनिवार्य नहीं है। तो आप पहले इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं कुछ जो हम अभी पढ़े हैं समुच्चय, उस पे देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ प्रश्न। तो कुछ प्रश्न में ये है, प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो हमने पहले पॉइंट ही पढ़ा, वीडियो के प्रारंभ में ही पढ़ा समुच्चय। समुच्चय क्या है? हमने बताया था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो समुच्चय है, नहीं तो नहीं है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ये देखिए, ये आपका समुच्चय है। कारण यह है कि जे से प्रारंभ होने वाले जो महीने होते हैं उसमें होता है पहला जनवरी, दूसरा होता है जून, तीसरा होता है जुलाई। ये 3 है और तीनों ये परिभाषित है, इसलिए पहला जो प्रश्न है वह समुच्चय है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो 2 है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। इसको कोई भी व्यक्ति परिभाषित नहीं कर सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग 10 लेखक हो सकते हैं। लेखकों के प्रतिभाशाली को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा यह समुच्चय नहीं है। औचित्य में यही लिखना है जो अभी बोल रहे हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। हमने स्टार्ट में बताया था कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह होगा वह समुच्चय नहीं सकता है। कारण यह है कि अलग अलग लोगों के लिए यह 11 प्लेयर जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, यानी उनको भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए यह भी आपका समुच्चय नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। क्लास कोई भी हो, उसमें बालक हो या बालिका हो, वे उनकी संख्या निश्चित होती है, उन्हें बिल्कुल परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए प्रश्न नंबर जो 4 है वह आपका समुच्चय है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। यानी 100 से कम है, यानी लिमिटेड है, परिमित है, इन्हें भी डिफाइन किया जा सकता है, इसलिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह भी समुच्चय है। हमने ये देखा, चर्चा किया। जो इसके बाकी प्रश्न हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।
हमने जो किया एक बार उसको आप लोग देखिए, न समझ में आए तो इस वीडियो को 2 बार प्ले करके देखिए। जो आपको समझ में नहीं आए कमेंट करिए, अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, अपने दोस्तों से बताइए। आज से क्लास 11वीं का पहला चैप्टर सेट स्टार्ट हो गया है। बताइए, लॉकडाउन में आप घर बैठे इस वीडियो का आनंद लीजिए। धन्यवाद।